चलिए बेटा ध्यान दीजिए, अब ये वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है देखेंगे हम लोग। 03 3 एक ही ना 3, सर से पूछ के ला लो। तो देखो मेरे पास एक मैटर है, कोई भी एक सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, ठीक है, और मान लो इस सब्सटेंस का या इस बॉडी का मास जो है वो कितना है बेटा, स्मॉल m है। ओके, फिलहाल इसका टेम्परेचर T1 है। एक काम करता हूँ मैं नंबर्स लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो मैं बोलता हूँ फिलहाल इस बॉडी का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब ऐसा है कि मुझे क्या करना है, इस बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा है कि मैंने हीट कितना दिया था, अगेन मैं एक रफ वैल्यू ले रहा हूं अपनी तरफ से, खुद से ले रहा हूं मैं एक रफ वैल्यू ले रहा हूं 10 जूल। मैंने हीट दिया था 10 जूल, तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आया समझ में? अब ये पानी है, अब जो पानी है मैं चाहता हूं मैं इसको भी हीट दूं 10 जूल ही, मैं इसको भी हीट कितना दूं, 10 जूल। मगर मुझे मालूम है ये एक अलग मटेरियल है ना, ये एक अलग मटेरियल है। तो अलग मटेरियल है तो जरूरी नहीं है कि इसका टेम्परेचर भी, पानी का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे बढ़े, वो जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा बोले ये कैसे पॉसिबल है, अगर हम एक बराबर मास का वाटर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आपका इक्विवेलेंट वाटर। मतलब मान लो मैंने मास जो लिया था पानी का mw लिया था, मैंने जो पानी का मास क्या लिया था mw, और मैंने ये देखा ये इतना पानी का मास लेने पे मैंने क्या देखा कि टेम्परेचर पहले कितना था 20 डिग्री सेल्सियस, वहां से बढ़कर कितना हो गया बेटा 30 डिग्री सेल्सियस। देखो मुझे एक बात बताओ, वाटर को आपने सेम हीट दिया ना, जितनी हीट इस ऑब्जेक्ट को दिए थे, इस बॉडी को दिए थे, उतनी हीट आपने वाटर को दिए ना, हाँ या ना बोलो, है कि नहीं? टेम्परेचर रेंज भी सेम लेवल पे बढ़ा, सेम लेवल पे बढ़ा ना टेम्परेचर रेंज भी। तो बोले अच्छा ठीक है, ये सिर्फ कब पॉसिबल हुआ, जब आपने ये स्पेसिफिक अमाउंट का वाटर लिए थे आपने। तो इस वाटर के मास को मैं बोलूंगा इस बॉडी का ये वाटर इक्विवेलेंट है। इस वाटर के मास को, जिसको हम लोग W से इंडिकेट करते हैं वाटर के मास को, इस वाटर के मास को मैं कहूंगा कि इस बॉडी का क्या है, वाटर इक्विवेलेंट है। अगर मैंने मास पानी का कम ले लिया, अगर मैंने मास पानी का कम ले लिया, जैसे कि अगर मान लो आप खुद एक लॉजिकल जानते हो, अगर मैं पानी भगोने में जो पानी का भगोना आता है उसमें थोड़ा सा ही पानी डालता हूँ, आधा ग्लास पानी डालता हूँ, तेजी से टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, एकदम तेजी से उबाल जाता है। और वहीं अगर मैं पूरा भगोना भर के पानी रखता हूँ, एकदम तेजी से उबाल आएगा क्या हो, नहीं ना। तो अलग अलग मास में अलग अलग हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बात वही हो रही है बेटा, अगर मैंने मास कम लिया होता इससे, तो मैं क्या देखता मालूम क्या, कि भैया इससे कम हीट पर ही टेम्परेचर 20 से 30 पर आ गया था। इससे कम हीट पर ही टेम्परेचर कहाँ से कहाँ आ जाता, 20 से 30 पर आ जाता। समझ में आ रहा? अगर मेरे को ज़्यादा मैंने पानी लिया होता तो प्रॉब्लम क्या जाता, तुमको ज़्यादा हीट देना पड़ती, तुमको ज़्यादा हीट देना पड़ती टेम्परेचर को 20 से 30 पे आने के लिए। तो ये जो मास है ये एकदम स्पेसिफिक मास है ना, इतना मास का अगर आप पानी लेते हो तो भैया टेम्परेचर आपका 20 से 30 पर आ जाएगा। तो इस पानी के मास को मैं कहूंगा कि इस बॉडी का क्या है, वो वाटर इक्विवेलेंट है। हमेशा यहां पर हीट एब्जॉर्ब ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें हीट इवॉल्व भी हो सकती है। बोले कैसा? वंस अगेन मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक पर्टिकुलर मैटर ले लिया, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर मैटर है, मैं कहूंगा इसका टेम्परेचर कितना है फिलहाल 50 डिग्री सेल्सियस है। कितना टेम्परेचर है? 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ऐसा है सराउंडिंग टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, कम है। अब टेम्परेचर तेजी से ड्रॉप हो रहा है, हाँ जी ड्रॉप हुआ। कितना ड्रॉप हुआ? 45 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हुआ। टेम्परेचर कम हुआ ना, तो वो क्या करेगा फिर, हीट रिलीज करेगा। भैया कितनी हीट रिलीज हुई है, डेल्टा क्यू। मान लो थोड़ी देर के लिए 2 जूल बोल देता हूँ, मैं अपने मन से इसी नंबर डाल रहा हूँ। कितनी हीट रिलीज हुई? 2 जूल। अच्छा ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि अगर मैंने ज़्यादा पानी ले लिया, मैंने पानी एकदम बहुत ज़्यादा ले लिया, उसका टेम्परेचर भी कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है। तो भैया 50 से 45 पे आने के लिए वो सेम हीट रिलीज नहीं करता। अगर मैंने पानी कम ले लिया तो मैं क्या देखता हूँ कि 50 से 45 पे आने के लिए वो ज़्यादा हीट रिलीज कर रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि जब ये 50 से 45 पर आए, वाटर आपका कहाँ से कहाँ आना चाहता है टेम्परेचर 5 से 45 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो जो हीट रिलीज करेगा वो सेम अमाउंट की करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रिलीज करे वो सेम अमाउंट की रिलीज करे, अगर एब्जॉर्ब भी करे तो सेम अमाउंट का, अगर रिलीज भी करे तो सेम अमाउंट का। ये समझ में आया आपको?
है ना। तो मैं कहूंगा अच्छा तुमने कितना लिए थे भैया पानी का मास, तो बोले वाटर का मास mw या सिर्फ w बोले तो चलेगा, मैंने इतना लिया था। तो ये इस बॉडी के लिए क्या है, इसका वाटर इक्विवेलेंट है। ये जो मास है ना, ये वाला मास, ये इस बॉडी के लिए क्या है, वाटर इक्विवेलेंट है। आया समझ में। अगर मैं इस बॉडी की जगह दूसरी बॉडी रखता हूं, उस बॉडी की जगह दूसरी बॉडी रखता हूं, तो वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू भी अलग आएगी, है कि नहीं, क्योंकि उसका बिहेवियर अलग रहेगा ना वो बॉडी का। तो मुझे पानी का मास भी बदलना पड़ेगा फिर, है ना। मैंने बोलूंगा पहले तुमने कौन सा मेटल लिए थे, बोले कॉपर का मेटल लिया था, कॉपर का मेटल बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है कि नहीं। तो बोले भैया ठीक है, उसके हिसाब से आपने देखा कि कितना पानी का मास लग गया, एग्जाम्पल के तौर पे 100 ग्राम लग गया पानी, एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैंने क्या किया, कॉपर बदल के मैंने क्या ला लिया, एल्यूमिनियम ला लिया। एल्यूमिनियम का टेम्परेचर फिर से 50 से तो 45 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, तो हीट जो रिलीज करेगा वो सेम अमाउंट की करेगा क्या, जितना कॉपर रिलीज कर रहा था, नहीं हो सकता है उससे वो कम रिलीज करेगा। मान लो 1 जूल हीट रिलीज कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। तो मैंने बोला अरे अच्छा 1 जूल हीट रिलीज कर रहा, अब मैं ये चाहता ये भी 1 जूल रिलीज करे जब 50 से 45 पे आ रहा। तो आप सेम पुराना वाला पानी का मास रख सकते हैं क्या, नहीं, सामने वाला मैटर बदल गया ना, तो अब तुमको दूसरा पानी का मास रखना पड़ेगा। आया समझ में आपको, है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे अब अगला पानी का जो मास आ रहा, अभी पहला जो क्या था, काय के लिए था, कॉपर के लिए था। अब मैं देख रहा कि अब जो नया आया एल्यूमिनियम के लिए वो कितना है, 80 ग्राम। एल्यूमिनियम के लिए कितना है वो, 80 ग्राम। तो बोले अब आप ये जो मास है पानी का यानी कि 80 ग्राम, ये वाटर इक्विवेलेंट है किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। आया समझ में, कि आपका बोले एल्यूमिनियम के लिए, वो बोले अगर आप चाहते हैं सेम चेंज इन टेम्परेचर आए और हीट इवॉल्व भी कैसा हो, सेम हो, तो भले पानी का इतना मास लेना पड़ेगा तुमको। दिस इज वाटर इक्विवेलेंट, वही डेफिनेशन में दिया है, द मास ऑफ वाटर विच वुड एब्जॉर्ब और इवॉल्व, है ना। पानी का मास जो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या इवॉल्व करेगा, रिलीज करेगा द सेम अमाउंट ऑफ हीट, है ना, हीट का सेम अमाउंट, एक तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा, कब, बाय द बॉडी इन सेम रेंज राइजिंग एंड फॉलिंग थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना। अगर वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। मगर टेम्परेचर की रेंज कैसी होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। तो इस प्रोसेस, इस मास की वैल्यू, वाटर के मास को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर इक्विवेलेंट, और उसको डिनोट किया जाता है बाय डब्ल्यू। ठीक है, चलो फिर हम लोग को इसका वो देखेंगे मैथमेटिकल पार्ट। फॉर्मूला क्या आएगा इसका, चलो, लेट m be the mass of body, m be the mass of body, s be the specific heat of body, then delta q is equals to ms delta t, delta q b कटाता हूं मैं, ms delta t, इक्वेशन नंबर 1, b सफिक्स हुआ तो आपका बॉडी का। ऑल्सो W क्या है, ये है मास ऑफ वाटर, SW क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो मैं कहूंगा देन डेल्टा क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि रूल क्या कहता है कि आपका हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब दोनों कैसा होना चाहिए, सेम। तो मैं बोलूंगा एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन, जो कंडीशन यानी कि शर्त दी गई उसके हिसाब से डेल्टा क्यू डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बी, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय वाटर शुड बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व बाय बॉडी। देयरफॉर डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी बी। मगर मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं, डेल्टा टी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी बी, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। Therefore W SW is equals to MS into S, therefore W is equals to M into S upon SW। तो ये मेरे पास वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है ना। और जैसे कि आप जानते हैं CGS में SW is equals to क्या होता है, 1 कैलोरी, therefore W is equals to क्या हो जाएगा, M into S ग्राम्स, M into S ग्राम, ये हो जाएगा वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। बातें नहीं रहे,
ओह गॉड, इधर का हो गया? फरजान बाहर जाना है? हाँ दानियाल, इधर का हो गया? ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट ये ग्राफ की मदद से समझेंगे। ये है प्रेशर इन एटीएम, ये है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जीरो 0.01 374। ठीक है, ये पॉइंट का नाम है ओ ए, एक ऑफ बी, एक ऑफ सी, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। बातें मत करो, ये डायग्राम बनाओ। इधर का हो गया? देखो मजबूर मत करो, मैं आपके लिए हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल करूं। तमीज़ से बैठे, जो बोर्ड पे दिया हुआ है उसको लिखें। ज़बरदस्ती किसी की इज्जत का फालूदा करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और जो बड़बड़ करा अभी, जिससे अनस का नाम लिया, उसको पहले। -1.0 -78.5 -56.6 और ये 5.11। सॉलिड, लिक्विड, वेपर। 56.0। .0 31.11 73.0 73.0 phase diagram for carbon dioxide. Pressure, temperature, phase diagram for carbon dioxide.
चलिए चलिए अब थोड़ा समझ लीजिए पहले, फिर बाद में इसको आगे प्रोसीड करना आपने। आप यहाँ जो देख रहे हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ देख रहे हैं, है ना। इस प्रेशर पे और इस टेम्परेचर में आपका स्टेट का चेंज होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर नज़र डालूँ, जो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ आपको दिया गया है, तो इस पर मैं देख सकता हूँ कि जब आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होता है, जब आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होता है और आपका टेम्परेचर -78.5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इस वक्त आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है सॉलिड से आपके वेपर स्टेट में जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में जा सकता है। यानी वहाँ पर क्या ऑकर हो सकता है, सब्लिमेशन। अगर मान लो कि भाई मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिलहाल लिक्विड स्टेट में, और जिस जगह पे वो रखा गया है उसका प्रेशर कितना है, 56 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 56 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आप टेम्परेचर उसे 20 डिग्री सेल्सियस देंगे तो भैया वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इस टेम्परेचर पे वो क्या होगा, वेपोराइज होगा। सिमिलरली यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि भाई अगर मान लो अगेन मैं कहता हूँ कि मेरा प्रेशर 56 नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 56 नहीं है, बल्कि कितना है, 73.0 है, तो क्या अभी सेम टेम्परेचर पर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट होगा क्या, नहीं। अब उसको टेम्परेचर कितना लगेगा, 31.1 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर थोड़ा, ये ग्राफ अधूरा है, मैं पहले से कंप्लीट कर लेता, इसकी वैल्यूज डाला नहीं मैंने। $218, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा वाटर का मामला ले लो, यहाँ पे वाटर का, अगर मान लो किसी कंटेनर में वाटर रखा हुआ है जो कि ऑफकोर्स लिक्विड फॉर्म में, और वहाँ का प्रेशर कितना है, 218, तो जब टेम्परेचर आपका 374 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाकर वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। किसी के पास एनसीईआरटी है अभी राइट नाउ है, तो ये चेक करो डेसिमल है कि यहाँ पर 2.18 है कि 218 है, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे पास रिटर्न है, हैंड रिटर्न है वैल्यूज है। एनसीईआरटी ओपन कर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जब ब्लू कलर का एक बॉक्स मिलेगा उसमें ट्रिपल पॉइंट के बारे में दिया हुआ है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पलटाओ और पलटाओ और पलटाओ और पलटाओ, बस वो ग्राफ देखो यहाँ पर, ये जो वैल्यू दी गई है 218 है कि 2.18 है, 218 है ना, तो ज़्यादा हो गया प्रेशर वो, है ना। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1, तो उससे 218 गुना ज़्यादा। बोले क्या मसला है, तो तुमको क्यों बोल रही हो, वो मुझे बोलो ना, मैं अलाउ करता, आप जाइए बाहर सांस लेके आ जाइए, है ना। सफोकेशन क्या कैसा, आप खामोश रहो, आप मत बोलो, आप टीचर नहीं है क्लास के, ठीक है। अगेन आप खामोश रहो। तो भाई देखो ये जो दिया गया ग्राफ है ये फेज डायग्राम बोलते हैं। इसमें आप जो फेज में चेंजेस आते हैं उसे आप अच्छे से एनालिसिस करके स्टडी करते हैं कि अगर मान लो प्रेशर इतना है तो कितना टेम्परेचर लगेगा उसको स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे मैं बोलूंगा अगर मान लो प्रेशर 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कितने टेम्परेचर पे पानी भाप बन के उड़ेगा। वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना अभी जो स्टैंडर्ड हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना टेम्परेचर लगता, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी भाप बन के उड़ जाता है ना। अब अगर सपोज करो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया 218, तो अब 100 होगा क्या, नहीं, अब उसको कितना लगेगा 374 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर लगेगा तब जाके वो क्या करेगा, पानी आपका इवेपोरेट हो जाएगा। तो वही मैं बोलूंगा कि ये जो कर्व है, कर्व पे का हर एक पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे यहाँ फेस चेंज आएगा, है ना। अगर मैं ओबी कर्व का एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कर्व। तो अगर आप ये प्रेशर रखते हैं तो इस टेम्परेचर पे सब्लिमेशन होगा, ये प्रेशर रखते हैं तो इस टेम्परेचर पे सब्लिमेशन होगा। अगर आप OA की बात करेंगे या AO की बात करेंगे, ये क्या है, तो ये फ्यूजन कर्व है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला, या मेल्टिंग कर्व भी बोल सकते हैं आप,
तो भाई हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रेशर पे इस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा। अगर प्रेशर ये है तो इस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा। अब ये OC क्या है, तो ये वेपोराइजेशन कर्व है। वो क्या इंडिकेट करता है कि अच्छा इस पॉइंट का हर एक कर्व का ये हर एक पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि इस प्रेशर पे इस टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट हो जाएगा, इस प्रेशर पे इस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं थोड़ा और लिख दूं यहाँ पर, एवरी पॉइंट ऑन द कर्व AO, BO and CO represents the corresponding values of pressure and temperature at which AO बोले तो कौन सा है आपका, फ्यूजन कर्व है ना, द मेल्ट फ्यूजन, कॉमा BO क्या है, सब्लिमेशन, और आपका ये क्या है, वेपोराइजेशन, बराबर सीक्वेंस में है, विल ऑकर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अगर आपने खास पॉइंट देखा होगा, ये पॉइंट O की खास बात है। यहां अगर आप देखेंगे ये एक ऐसा पॉइंट है जहां तीनों रीजन एक साथ मिल रहे हैं। देख, अगर मैं इस कर्व का कोई भी पॉइंट लेता हूं, इसके लेफ्ट साइड में कौन सा रीजन है, सॉलिड, राइट साइड में कौन सा है, लिक्विड। BO कर्व का कोई भी पॉइंट लो, लेफ्ट साइड में क्या है, सॉलिड, राइट साइड में क्या है, गैसियस यानी कि वेपर। CO कर्व का कोई भी पॉइंट लीजिए, लेफ्ट में क्या है, लिक्विड, राइट में क्या है, वेपर। पॉइंट O एक ऐसा एक लौता पॉइंट है जहां पर सॉलिड, लिक्विड, वेपर तीनों के तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं किसी तरह से पानी का प्रेशर 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर पाता हूँ, बहुत कम है ये, हम लोग 1 में जीते हैं अभी, 0.006 बोले तो कितना कम हो जाएगा सोचो आप। तो अगर मैं किसी तरह से पानी का प्रेशर या जिस कंटेनर में रखा गया पानी, उसका प्रेशर 0.006 कर पाता हूँ और मैं उसका टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस सेट कर देता हूँ, आप एक ज़बरदस्त फिनोमेना एक साथ देखेंगे। आप देखेंगे एक ही वेसल में पानी बर्फ़ भी बन गया, लिक्विड फेज में भी है, और उबल के वो भाप भी बन रहा है। एक ही कंटेनर के अंदर बर्फ़ भी नज़र आएगा, है ना, पानी भी नज़र आएगा, और उसके स्टीम गैसेस भी नज़र आएंगे। ये आपको मैं क्लास के बाद मोबाइल पे बता दूंगा, है ना। तो ये सारे तीनों आपके स्टेट एक साथ आपको एग्जिस्ट करते मिलेंगे। तो हर वो जो लिक्विड होता है उसका एक स्पेशल वैल्यू होता है। वो जैसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या है कि उसका प्रेशर कितना चाहिए, 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0.01 डिग्री सेल्सियस। और जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रिपल पॉइंट कहाँ आता है, 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और -56.6 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मैं लिखूंगा इन द गिवन कर्व पॉइंट O represents a point at which all the three faces of matter exist simultaneously. All the three faces of matter exist simultaneously. For water, P equals to 0.006 ATM और SI में इसकी वैल्यू क्या है, 6.11 इंटू 10 टू पावर -3, 6.11 इंटू 10 टू पावर -3 पास्कल। टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस, 273.16 केल्विन। एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना है, 5.11 ATM और टेम्परेचर कितना है आपका, -56.6 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में। तो ये आपका होता है ट्रिपल पॉइंट, है ना। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों के तीनों फेसेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो तुम्हारे कुछ ऐसा मुझे लगता है कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कोई खास इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, है ना। बहुतेक क्या होगा कि ग्राफ दे देगा आपको और उस पर सवाल पूछेगा कि OA कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा कर्व है, OC क्या है, BOB क्या है, ये कौन सा कर्व है ना। या फिर वो बोलेगा कि भाई -78.5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर है, तो किस प्रेशर पे वो आपका क्या होगा, सब्लिमेशन ऑकर होगा, तो आप बोलेंगे 1.0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा। तो ऐसा सवाल ग्राफ को देखकर आ सकता है।
तो यहाँ पर ये थेरोटिकली कंप्लीट होता है हमारा ये वाला पार्ट लेटेंट हीट का। अब जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं कल स्टार्ट करूँगा। न्यूमेरिकल्स इसके भारी हैं एकदम, पूरा फुल फोकस से बैठना। तुम 3-5 यूं करते बैठेंगे, इसकी उसकी करते बैठेंगे, भूल जाओ फिर। उसके बाद न्यूमेरिकल्स के बाद डीपीपी। पहले न्यूमेरिकल डिस्कस कर लूँगा मैं, फिर उसके बाद डीपीपी डिस्कस करेंगे।